हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 9 रिलेटेड टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स। इस टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, देन एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 9, देन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 कि वह क्या कहता है, साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड केस लॉस भी देखेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9, इससे रिलेटेड जो एक केस लॉ है उसको भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 9. So guys, this video is going to be interesting and informative one. If you are new to my channel, then please subscribe my channel for other new videos. तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, कि ये जो टर्म यूज हुआ है इस सेक्शन 9 में, तो इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब होता है रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। जो पार्टीज टू द मैरिज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज होती हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको फिर से रिस्टोर करना, इसी का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स। अब ये कंजुअल राइट्स या मैरिटल ऑब्लिगेशन या मैरिटल ड्यूटीज जो हस्बैंड एंड वाइफ पर इंपोज्ड हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उनकी ड्यूटीज मेनली दो तरह के होते हैं। पहला, ड्यूटी टू कोहैबिट, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ड्यूटी है कि दे शुड कोहैबिट विथ ईच अदर, लिव विथ ईच अदर। और दूसरी ड्यूटी है ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर। तो ये दो ड्यूटीज उन पर इंपोज है। पहला ड्यूटी टू कोहैबिट और लिव विथ ईच अदर, एंड सेकेंड ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि दे शुड बी इन कंपनी ऑफ ईच अदर। इफ एनी ऑफ द स्पाउस, हस्बैंड या फिर वाइफ, इफ एनी ऑफ देम ब्रीच दिस ड्यूटी और डोंट परफॉर्म एनी ऑफ दीज ड्यूटीज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई भी रीजनेबल कॉज ना हो, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री कोर्ट सेक्शन 9 में पास करेगा। So this is all about the meaning of conjugal right. Now let us understand the essentials of section 9. अभी तक हम लोगों ने देखा meaning of restitution of conjugal rights. अब हम लोग section 9 के essentials देखेंगे कि क्या क्या essentials होंगे। Then only the court will pass the decree of restitution of conjugal rights. तो पहला essential है the respondent has withdrawn from the society of petitioner. रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, एंड सच पर्सन हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, ईदर हस्बैंड और वाइफ इज नॉट लिविंग एंड नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर मैरिटल ऑब्लिगेशन। दूसरा एसेंशियल है सच विथड्रॉवल इज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी कारण के रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर। तीसरा एसेंशियल है द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट मेड बाय पिटिशनर इज ट्रू। द थर्ड एसेंशियल यह कहता है कि कोर्ट ने मान लिया कि जो पिटिशनर है, जिसने पिटिशन डाली है ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट की, जो स्टेटमेंट दिया है, जो भी फैक्ट कहे, वो ट्रू है, वो सच है। And the last essential is that there is no legal ground for refusing grant of application. तो यहाँ court is also satisfied that there is no legal impediments. कोई भी ऐसा legal ground नहीं है जो रोक सकता है court को from granting this application. So these were the essentials of restitution of conjugal rights. अब हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि withdrawal from the society का क्या मतलब है with relevant case laws. Now let us understand the phrase withdrawn from the society of other. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो withdrawn from the society of other, it means कि एक स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, he or she has stopped performing his or her marital obligation या conjugal duties. मैरिज में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर कंजुअल ड्यूटीज को परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन इंपोज होते हैं। इफ एनी ऑफ द स्पाउस स्टॉप्ड परफॉर्मिंग हिज और हर मैरिटल ड्यूटीज, अगर उन्होंने मैरिटल ड्यूटीज को परफॉर्म करना बंद कर दिया है, तो इट विल अमाउंट
द विथड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। तो मैरिटल ऑब्लिगेशन दो तरह के होते हैं, ड्यूटी टू कोहैबिट एंड दूसरा है ड्यूटी टू बी इन ईच अदर्स कंपनी। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ ये बंद कर दे करना तो इट विल अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। नाउ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिजर्शन ऑल्सो। इसमें सोसाइटी से विथड्रॉन होने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिजर्शन का मतलब होता है छोड़ देना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजर्शन, तो वो है एक्चुअल डिजर्शन या कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक्चुअल डिजर्शन का मतलब होता है कि फिजिकली उन्होंने एक साथ रहना बंद कर दिया है, फिजिकली वो लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग सेपरेट प्लेस में रह रहे हैं। दे आर नॉट लिविंग इन द कंपनी ऑफ ईच अदर फिजिकली। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब होता है कि वो लोग एक साथ तो रह रहे हैं, दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, बट दे हैव स्टॉप्ड परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ड्यूटीज और मैरिटल ऑब्लिगेशंस। दे आर नॉट कोहैबिटिंग विद ईच अदर। फिजिकली तो वो लोग एक रूफ के नीचे ही रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बट मेंटल एलिमेंट वहां से गायब है। मेंटली वो लोग एक दूसरे से काफी दूर रह रहे हैं। There is intention to not perform marital obligation or marital duties। तो अब हम इससे रिलेटेड केस लॉस को देखते हैं। तो रवि कुमार वर्सेस जुलमी देवी। सुप्रीम कोर्ट said that the element of animus, that is intention, is most important element in determining the fact of desertion. The said spouse should actually have the desire to stay away from the other spouse. And in the case of Ranjana Kejriwal versus Binod Kumar Kejriwal 1997 का बॉम्बे हाई कोर्ट का यह केस है। In this case, petitioner wife alleged that the husband was already married and has suppressed or hidden the fact from her. The court held that the petitioner for the restitution of conjugal rights is not maintainable since there is no legal marriage between the respondent and petitioner. Why the marriage was not restored, you can see in my video on Hindu Marriage Act. अब समझते हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अभी तक हम लोगों ने समझा कि विथड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि विथड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज का क्या मतलब होता है। विदाउट रीजनेबल कॉज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब देखिए, फैक्ट या सर्कमस्टांसेस से ही कोर्ट पता लगाएगी कि विथड्रॉवल ये रीजनेबल कॉज है या नहीं है। क्या वजह थी कि रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। ये जो रीजनेबल कॉज है, क्या रीजनेबल कॉज होता है, क्या नहीं होता है, ये ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं है। कोर्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर ही पता लगाएगी कि क्या रीजनेबल कॉज था फॉर द विथड्रॉवल या नहीं था। अब देखिए, ये रीजनेबल कॉज क्या होता है। तो जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है सेक्शन 12 और 13 हिंदू मैरिज एक्ट में, वो रीजनेबल कॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पिटिशनर है जिसने ये डिग्री पास करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लाया है सेक्शन 9 के अंतर्गत, इफ द पिटिशनर प्रैक्टिसेस क्रूअल्टी, अगर वो रिस्पोंडेंट के ऊपर क्रूअल्टी करता है, दैट इज वाई रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर, या फिर पिटिशनर अडल्ट्री में रह रहा है, या पिटिशनर बाइगामी कर रहा है, एक से अधिक पत्नियों के साथ रह रहा है, तो ये सारे रीजनेबल कॉज हो सकते हैं जिसके वजह से रिस्पोंडेंट ने उसका साथ छोड़ दिया, वो अलग जाकर रहने लगा या रहने लगी। तो दिस में बी द रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज को कहीं भी कोई भी वाटर टैंक कंपार्टमेंट की तरह डिफाइन नहीं किया गया है। कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से ही अपने आप डिटरमिन करेगी सेक्शन 12 और 13 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके आधार पर रीजनेबल कॉज डिटरमिन करती है। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, किसके ऊपर रहेगा कि वो बर्डन कि वो प्रूव करे कि रीजनेबल कॉज प्रेजेंट था या नहीं था। सो द बर्डन ऑफ proving the reasonable cause will be on respondent।
रिस्पोंडेंट जो है वही प्रूव करेगा कि हाँ रीजनेबल कॉज है, कोई कॉज ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जिसके वजह से आई हैव विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। पेटिशनर को तो बस एप्लीकेशन लाना है सेक्शन 9 के अंतर्गत, उसको बस ये प्रूव कर देना है कि द अदर स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। बस उसको केवल इतना प्रूव कर देना है, रीजनेबल कॉज था या नहीं था ये रिस्पोंडेंट को प्रूव करना है। तो रिस्पोंडेंट फॉर एग्जांपल वीमेन है तो उसको प्रूव करना होगा कि मेरे हस्बैंड अडल्ट्री में रह रहे हैं, मेरे पर क्रूअल्टी करते हैं, इसी वजह से आई हैव विथड्रॉन फ्रॉम हिज सोसाइटी। अगर रिस्पोंडेंट ने फॉर एग्जांपल यहां पर वाइफ ने प्रूव कर दिया कोर्ट में जाकर कि हस्बैंड जो है उन्होंने पिटीशन लाया है, वो अडल्ट्री में रह रहे हैं, इसी वजह से मैं उनको छोड़कर चली गई, अगर उन्होंने सही से प्रूव कर दिया और अगर कोर्ट ने उसको मान लिया, हाँ सही से प्रूव किया गया है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री पास नहीं होगी हस्बैंड के फेवर में, क्योंकि शी हैज प्रूव द रीजनेबल कॉज। अगर वाइफ नहीं प्रूव कर पाती है, अगर कोर्ट में साबित नहीं हो जाता है कि शी हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर विदाउट रीजनेबल कॉज, तभी यहां पर डिक्री कोर्ट पास करेगा, नहीं तो कोर्ट पास नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9 एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9 एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 9। So the constitutionality of section 9 is discussed in the case of Saroj Rani versus Sudarshan Kumar 1984 का यह केस है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं। In the case of Saroj Rani versus Sudarshan Kumar, Supreme Court upheld the constitutionality of Section 9, saying that conjugal rights are inherent in institution of marriage. It further said that Section 9 only codifies the pre-existing law. The provisions of reasonable cause is built in safeguard against the misuse of Section 9. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9 और ये कहा कि इट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 9। नाउ इफ द स्पाउस जो पिटीशन लेकर आया है, यानी कि पिटिशनर अगर उसने प्रूव कर दिया कि अदर स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम हिज और हर सोसाइटी एंड सच विथड्रॉवल वाज विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था, अगर ये सब प्रूव कर दिया जाता है एवं सारे एसेंशियल्स सेक्शन 9 के फुलफिल हो जाते हैं, तो कोर्ट विल पास अ डिक्री अंडर सेक्शन 9 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को कोर्ट कहेगी कि यू शुड रिज्यूम द कोहैबिटेशन, यू शुड रिस्टोर कंजुअल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। तो यहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री कोर्ट पास कर देगी। बट इफ दैट रिस्पोंडेंट डजंट कंप्लाई विद द डिक्री, तब क्या होगा? अगर वो रिस्पोंडेंट फिर भी आकर कंजुअल राइट्स रिस्टोर नहीं करता है या डिक्री को फॉलो नहीं करता है, तब क्या होगा? तब कोर्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है, तब कोर्ट रिस्पोंडेंट को अरेस्ट नहीं करेगी। बट इसका प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी में, अगर रिस्पोंडेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, देन द कोर्ट विल ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी। तो रिस्पोंडेंट अरेस्ट नहीं होता है बट उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो जाती है। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। फर्दर अगर कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन की डिक्री पास कर दी है बट रिस्पोंडेंट 1 साल तक भी फॉलो नहीं करता है, उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं होता है, 1 साल तक वो लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, दे आर लिविंग सेपरेटली, दे आर नॉट परफॉर्मिंग कंजुअल ड्यूटीज, डिक्री पास होने के बावजूद भी, देन इट विल become the ground for divorce under section 13(1)(a) and 2। इस ग्राउंड पर पार्टीज डिवोर्स ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 9। So this was all for today. Thank you for watching and subscribe if you have not subscribed my channel yet. See you in next video.